जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एसएससी यूपीएससी लगभग हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन चैप्टर है और आता जरूर है, 4 से 5 नंबर का जरूर पूछता है। तो ध्यान दीजिए बेटा। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज। क्लॉज तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लॉज। क्लॉज वैसे होता क्या है क्लॉज? क्लॉज की अगर हम हिंदी देखें तो क्लॉज को हिंदी में कहते हैं वाक्य खंड। क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य खंड। वाक्य खंड या फिर हम कह सकते हैं वाक्यांश, या फिर हम कह सकते हैं वाक्यांश, और या फिर अगर चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं उपवाक्य। उपवाक्य उपवाक्य हिंदी में हम इसको बोलते हैं वाक्य खंड, वाक्यांश या फिर उपवाक्य। तो जैसा कि इसका नाम है वाक्य खंड, किसी भी सेंटेंस का एक खंड, एक पार्ट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सो माय डियर, clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मैंने कहा कि he eats, अब ये बताओ हमको कि ये सेंटेंस है या क्लॉज है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि जो क्लॉज होता है तो क्लॉज को चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो कहलाएगा क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब इज इक्वल टू कहलाएगा क्लॉज। ये एक वाक्य का खंड है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनता है क्लॉज। और अगर इसी जगह पर मैं इसी में एक ऑब्जेक्ट जोड़ दूं, एस प्लस वी प्लस ओ ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सेंटेंस है। ये क्लॉज नहीं है, ये है सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर बनता है क्लॉज, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड मिलकर बनता है सेंटेंस। अब ध्यान दो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मैंने कहा कि ही ईट्स, ये सब्जेक्ट है। जैसे ये हमने कहा कि ही ईट्स, ये सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब जब मिला तो क्या बन गया? क्लॉज बन गया। लेकिन अगर इसी में हम कुछ जोड़ दें, इसी में हम एक ऑब्जेक्ट दे दें कि एन एप्पल, एन एप्पल, अब यहां पर आप देखेंगे तो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला तब बनके क्या हो गया तैयार? सेंटेंस। लेकिन अब देखो, अगर यहां पर मैं एक क्वेश्चन कर दूं कि ये जो पूरा का पूरा लिखा है सेंटेंस, क्या हम इसे क्लॉज कह सकते हैं? ये जो सेंटेंस लिखा है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या हम क्लॉज कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। दुनिया का हर सेंटेंस क्लॉज होता है, दुनिया का हर सेंटेंस क्लॉज होता है, बट क्लॉज सेंटेंस नहीं होता। क्योंकि आपको पता है क्लॉज को चाहिए सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब होगा तो बनेगा क्या? क्लॉज बनेगा। और सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ब। ये आपका है सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या बन गया? सेंटेंस। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना? क्लॉज। तो क्लॉज को चाहिए केवल सब्जेक्ट और वर्ब, और जबकि सेंटेंस को क्या चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ब। तो अब हमारा मुद्दा ये है कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है कि सब्जेक्ट वर्ब
और ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, क्या हम इसको क्लॉज कह सकते हैं? यस या नो? कह सकते हैं। दुनिया का हर सेंटेंस क्लॉज होता है। क्यों होता है माय डियर? ध्यान दीजिए, ये पूरा सेंटेंस है, अगर मैं इतना हटा दूं, तो इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज समाहित है कि नहीं समाहित है? इस पूरे सेंटेंस के अंदर अगर देखें, इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या है? इसमें क्लॉज समाहित हुआ है, इसमें ये क्लॉज समाहित है, इस पूरे सेंटेंस में क्लॉज समाहित है, इसलिए हम इस सेंटेंस को क्लॉज कह सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लॉज को देखिए, सर क्लॉज को हम सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि क्लॉज को चाहिए सब्जेक्ट वर्ब केवल, तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब है, इसलिए हम दुनिया के हर सेंटेंस को क्लॉज कह सकते हैं। अब देखो एक देसी एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी उम्र 25 है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप 30 साल के हैं? सर नो। 35 साल के हैं? सर नो। अगर इसी जगह पर मैं ये कहूं कि क्या आप 22 साल के हैं? तो यस, क्योंकि आप 22 क्रॉस कर चुके हैं, 22 क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि जो 22वां साल है आपके अंदर समाहित है। तो इसी प्रकार से सेंटेंस में क्लॉज समाहित है, तो ये दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो क्लॉज होगा ही होगा, पक्का है क्लॉज होगा। अगर ऐसे न समय तो दूसरा बता दें कि जैसे मान लो एक बाल्टी होती है, तो बाल्टी में तो लोटा जा सकता है, लेकिन लोटे में बाल्टी नहीं जा सकती। सेम उसी प्रकार दुनिया का हर सेंटेंस क्लॉज होता है, बट क्लॉज सेंटेंस नहीं होता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब देखो यहां पर इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। एक डेफिनेशन हम दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। डेफिनेशन है क्लॉज, ऊपर डाल लीजिए क्लॉज, क्लॉज, तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ longer, clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb। क्लॉज एक लंबे से सेंटेंस का, एक बड़े से सेंटेंस का एक भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी है। तो अब ध्यान दो, देखो बेटा, जैसे कि हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्लॉज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड इज इक्वल टू सेंटेंस। क्लॉज के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए और सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड चाहिए। अब देखते हैं कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लॉज होते हैं 3 प्रकार के। पहला एक क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज। पहला प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। दूसरा हमने कहा कोऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा हमने कह दिया कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और थर्ड नंबर वाला जो है हमने कहा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये 3 क्लॉज होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये 3 क्लॉज होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। जैसा इसका नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, जैसा इसका नाम है यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज नाम है, वैसा इसका काम है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ये अपना खुद का मीनिंग रखता है, इसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर दूसरे शब्दों में हम आपको समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें कोई कंजक्शन न हो वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, हमने कहा कि आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, तो आप अगर देखें तो ये अपना खुद का स्वयं मीनिंग रख रहा है कि मैं वहां गया, ये कौन सा क्लॉज हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज। अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, ये फिर भी अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जो पूरा कंप्लीट मीनिंग दे और कोई कंजक्शन ना हो, किसी का सपोर्ट ना हो, वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद अगर हम देखें आगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब जैसे हमने कहा एंड, और, नॉर, फॉर, बट, येट, सो, etc आदि किसी ना किसी कंजक्शन से अगर जुड़ा होगा तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे हम इसी में जोड़ दिए कि एंड मेट हर, एंड मेट हर, मैं वहां गया और उससे मिला। अब देखो यहां से लेकर इतना, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज है। आगे कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेट हर, एंड मेट हर, तो ये जो सेकंड क्लॉज है ये किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। अब एंड से जुड़ा है तो इसका मतलब एंड कौन सा कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। या फिर हम ऐसे करें, ऐसे समझ सकते हैं कि जो एंड हो, और हो, नॉर हो, बट हो, येट हो, येट हो, येट हो, इट एज वेल एज हो, आदि जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं आ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने कहा एक फैन बॉय, हमने कह दिया फैन बॉय, फैन बॉय, एफ ए एन बी ओ वाई एस, तो एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। मतलब जो इन कंजंक्शन से क्लॉज जुड़ा होगा वो कौन सा क्लॉज बनेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। इन कंजक्शन से जो भी क्लॉज जुड़ा होगा वो कौन सा क्लॉज कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब देख लो एक एग्जांपल हम देते हैं वही वाला कि आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन इसी में हमने एक कंजक्शन जोड़ दिया एंड, एंड मेट हर, एंड मेट हर। अब यहां पर आई वेंट देयर एंड आई मेट हर, यहां पर ये जो आई हमने नहीं लगाया है, तो जब एक बार यूज हो गया है तो दोबारा लगाना उचित नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर आई नहीं लगाए हैं। तो आई वेंट देयर प्रिंसिपल हो गया और ये एंड से जुड़ गया यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ गया, तो ये इतना क्लॉज कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मतलब कि इन कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, कोई भी कंजक्शन ये आ जाए, कोई भी आ जाए, वो कौन सा क्लॉज बना देगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज बना देगा। अब आगे हम अगर बात करें इसके आगे, तो इसी में हमने एक और जोड़ दिया, हमने कहा व्हेन शी वाज डांसिंग, व्हेन शी वाज डांसिंग, व्हेन शी वाज डांसिंग, डांसिंग।
अब देखो, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर, उससे मिला, व्हेन शी वाज डांसिंग, जब वह डांस कर रही थी। अब इसका मतलब यहाँ पे जो व्हेन लगा है ये कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यानी कि WH फैमिली का कोई भी कंजक्शन से अगर तुम्हारा क्लॉज जुड़ा है तो इसका मतलब वो कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, इसी में हम कर दें व्हाट, इसी में हम कर दें वेयर, इसी में हम कर दें व्हाई, ETC। जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स होंगे उनसे अगर कोई क्लॉज है, जुड़ा है, तो वो कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब फिर से एक बार देख लो कि आई वेंट देयर, जिसमें कोई कंजक्शन नहीं, प्रिंसिपल कोई भी हो, प्रिंसिपल के आता ही नहीं है, तो जिसमें कोई कंजक्शन ना हो प्रिंसिपल, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हो कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसमें इस WH फैमिली का कोई भी कंजक्शन अगर लगा है तो कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब देखो यहां तक समझ में आया ना? अगर कोई डाउट हो तुरंत पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जो भी सबसे टफेस्ट चैप्टर हो उसे आप कमेंट करके बताइए कि सर ये मेरे कभी समझ में नहीं आया है, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा और सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चैप्टर चाहे नरेशन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जितना टफ हो, आप हमें जरूर बताइएगा, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। अब एक बार और फिर से देख लो कि आई वेंट देयर, आई वेंट देयर ये कौन सा है? प्रिंसिपल है। एंड मेट हर, एंड मेट हर ये कौन सा है? ये है आपका कोऑर्डिनेट। व्हेन शी वाज डांसिंग, व्हेन शी वाज डांसिंग। अब यहां पर तीन क्लॉज हो गए। एक तो हो गया ये प्रिंसिपल, जिसमें कोई कंजक्शन ना हो, प्रिंसिपल उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, खुद स्वतंत्र होता है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है वो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है मतलब WH फैमिली के कंजक्शन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां तक ये तीन क्लॉज आपके क्लियर हुए हैं। अगर कुछ और पूछना है तो पूछो, वरना इसके बेस पे सेंटेंस भी होते हैं, है ना? इसके बेस पे सेंटेंस भी होते हैं, वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला होता है, हेडिंग बना लो, देयर आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ, हेडिंग बना लो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, kind of sentence on the basis of clause, यानी कि क्लॉज के बेस पर कितने सेंटेंस होते हैं। क्लॉज के बेस पर कितने सेंटेंस होते हैं? बेसिस ऑफ क्लॉज। तो क्लॉज के बेस पे होते हैं सेंटेंस चार प्रकार के। डेफिनेशन लिख लीजिए कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस on the basis of clause। क्लॉज के बेस पे सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, क्लॉज के बेस पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, जिसमें पहला आपका है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज, यह प्रिंसिपल क्लॉज से शुरुआत करता है, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लॉज के नहीं आता है। प्रिंसिपल क्लॉज के बिना
कोई भी, चाहे सिंपल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी हो, बिना प्रिंसिपल क्लॉज के नहीं आता है। और अगर इसे दूसरी भाषा में देखें तो ऐसा क्लॉज जिसमें फाइनाइट वर्ब एक ही हो वो होता है सिंपल। चलो हम इसके डेफिनेशन लिख देते हैं कि इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज ये किससे शुरुआत करता है? प्रिंसिपल क्लॉज से शुरुआत करता है। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जाम्पल के लिए हम वही एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं कि आई वेंट देयर। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स कि यहां पे दिया गया है आई वेंट देयर, मैं वहां गया, मतलब ये कैसा है? ये किससे शुरुआत हुई है? इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज से शुरुआत हुई है तो ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो ऐसा क्लॉज जिसमें फाइनाइट वर्ब एक ही हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब एक ही है। अगर फाइनाइट वर्ब का आपको ज्ञान नहीं है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वर्ब वाले चैप्टर में आपको पढ़ा देंगे। तो आई वेंट देयर ये आपका कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज। और इसी को ही हम क्या बोल देंगे? सिंपल सेंटेंस। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज और यही क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अब देखो दूसरे नंबर पे आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कोई भी सेंटेंस हो शुरुआत कौन करेगा? प्रिंसिपल ही करेगा। प्रिंसिपल करेगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसमें होता है इट बिगिंस विद, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें भी डेफिनेशन लिख लीजिए कि इट बिगिंस विद, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें क्या होता है कि इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज से शुरुआत होती है, प्लस साथ ही साथ क्या लगा होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कंपाउंड। कंपाउंड के लिए क्या चाहिए? एक प्रिंसिपल चाहिए और क्या चाहिए? एक आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए। कोई भी क्लॉज हो शुरुआत प्रिंसिपल ही करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी में कर दे रहा हूं, ये जो था आपका था सिंपल, ये इतना क्या था? सिंपल था, है ना। अब इसी में हमने जोड़ दिया प्लस करके, इसी में हम कोऑर्डिनेट जोड़ दिए, हमने कहा एंड मेट हर, एंड मेट हर। अब यहां पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट जब दोनों मिल गए हैं तब क्या बनके तैयार हो गया है? कंपाउंड। ऐसे अकेला था तो सिंपल था, लेकिन सिंपल में हुआ क्या कि एक प्रिंसिपल हुआ और एक कोऑर्डिनेट हुआ, तो जब दोनों मिल गए तो क्या बना दिए? कंपाउंड। ये कैसा है? ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट जब मिले तब क्या बनके तैयार हो गया? कंपाउंड बनके तैयार हो गया। यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट जब मिला तो बनके तैयार हो गया क्या? कंपाउंड, है ना। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है? आपको अच्छे से पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है इट बिगिंस विद it begins with principal. It begins with principal clause plus, it begins with principal clause plus subordinate clause. Subordinate clause. सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। सिंपल था, प्रिंसिपल था, सिंपल हुआ, प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट मिला तो बनके तैयार हो गया क्या? कंपाउंड। लेकिन अब शुरुआत होगी किससे? प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि आई वेंट देयर, कैसा हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, और इसी में हम सबऑर्डिनेट जोड़ देंगे, व्हेन शी वाज डांसिंग, व्हेन शी वाज डांसिंग, व्हेन शी वाज डांसिंग। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर इतना प्रिंसिपल है और आगे कौन सा क्लॉज जुड़ा है? आगे जुड़ा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट मिलके क्या तैयार कर दिए? किसका निर्माण कर दिए? कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिए। ये कौन सा सेंटेंस बनके तैयार हो गया? प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा सेंटेंस बनके तैयार हो गया? कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, बट डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो लास्ट वाला, वैसे तो तीनों मेन होते हैं, लेकिन बेसिक टू एडवांस हमको पढ़ना है, तो हम एक बना देते हैं चौथा, फोर्थ नंबर बना देते हैं, जिसका नामांकरण क्या हो जाता है? मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस में क्या होगा कि इट begins with principal clause plus coordinate clause plus subordinate clause। subordinate clause, subordinate clause, subordinate clause। इसमें तीनों मिक्स हो जाएंगे। पहला प्रिंसिपल, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा सबऑर्डिनेट, यानी प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट प्लस सबऑर्डिनेट इज इक्वल टू मिक्स्ड। एग्जाम्पल हम वही उठा लेते हैं कि आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was dancing। अब देख सकते हैं कि ये इतना प्रिंसिपल हुआ, एंड से यहां तक कोऑर्डिनेट हुआ, और यहां से ये कौन सा हुआ? सबऑर्डिनेट। तो जब तीनों मिल गए हैं तब क्या बनके तैयार हो गया? आपका मिक्स्ड सेंटेंस। तीनों हमने एक ही में मिला दिया तो मिक्सचर हो गए, मिक्स कर दिया, तो यहां ये कैसा बन गया? मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस। इस तरीके से ये क्लॉज रहा। जो भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।